हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इंडियन पॉलिटी जीके जीएस के सेक्शन में बहुत ही बड़ा रोल हमारे एग्जाम में अदा करती है। और जितने भी दोस्तों हमारे प्रीवियस ईयर में एग्जाम हो रखे हैं, उन सभी एग्जाम पेपर से मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो अगर आप लोग अभी वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा दोस्तों। बाकी आप लोगों को अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 नवंबर 1949 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अब इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताते चलता हूं कि मैं आज आपको सिर्फ आंसर के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग अटेंड करेंगे। आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम में हेल्प ये जरूर पहुंचाएंगे दोस्तों। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और दोस्तों इस दिन क्या हुआ था कि संविधान सभा के द्वारा ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो आपने इसे भी ध्यान में रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों आप सभी जानते होंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति चुना किस दिन गया था दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। बाकी दोस्तों आप सभी ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारे लिए टॉपिक बन जाता है। तो आप लोग इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत किस दिन अपनाया गया है हमारे भारतीय संविधान में? दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। साथ ही साथ में राष्ट्रपति का पद भी इसी दिन चुना गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है भारत राज्यों का संघ होगा, भारत केंद्र और राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, या फिर भारत अर्थात हिंदुस्तान राज्यों का संघ होगा। दोस्तों देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 1 में हमारे किस कथन को कहा गया है और कौन सा कथन इसमें से सही है। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा हमारे आर्टिकल 1 में कहा गया है। तो देखिए दोस्तों ये आर्टिकल 1 है हमारा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं अपने देश को वो भारत बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इंडिया बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग भारत उसे नहीं कहते हैं। तो इन दोनों ही नामों का उल्लेख हमारे पहले आर्टिकल में किया गया है। दोस्तों आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ऑप्शन ए की तरफ चले जाते हैं कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इसमें इस पहले अनुच्छेद में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रूप में भारत का इस्तेमाल हुआ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये हमारा पहला आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साथियों आप सभी को मैं बताते हुए चलता हूं कि इससे पहले मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सभी के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस दे चुका हूं, और उन सभी का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां जाकर के उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। उन सभी में भी मैंने दोस्तों इन प्रश्नों के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हुए हैं। तो आप समझ के चलिए कि आपके कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स में आए हुए हैं वो सभी आप लोगों के दिमाग में एक बार के लिए छप जाएंगे। इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो आप लोग जाकर के इन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? आपके ऑप्शन है दोस्तों 28 विषय, 18 विषय, 29 विषय, या फिर 19 विषय। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची। दोस्तों 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज संस्था यानी ग्राम पंचायतें जो है ना, उनको 29 विषय पर कानून बनाने का प्रावधान किया गया है, यानी 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं हम लोग। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई है दोस्तों। और इस जो 11वीं अनुसूची है ना, ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है।
और दोस्तों इसमें ग्राम पंचायतें जो हैं इनको 29 विषय प्रदान करे गए हैं अपने कार्य को करने के लिए। जबकि दोस्तों आप लोग एक तथ्य और ध्यान रख लीजिएगा कि 12वीं अनुसूची में नगर पंचायतों की चर्चा है और दोस्तों उन्हें 18 विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो प्रदान करी गई है, तो आप लोग इन्हें भी ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 1 नवंबर 1953 को, 1 सितंबर 1953 को दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 या फिर 1 अगस्त 1953। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषियों के लिए दोस्तों पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करा गया था। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल जानते हैं। 1 अक्टूबर 1953 को दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। और ये क्यों फेमस है दोस्तों ये वाला प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न इस तरीके से भी कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश था। आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग आंध्र प्रदेश से यह भी ध्यान में रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा अभी विशाखापत्तनम को उनकी नई राजधानी घोषित किया गया है। देखिए दोस्तों पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती थी, जिसे अभी बदल करके आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम को नई राजधानी अपना घोषित किया है। तो आप लोगों के लिए करंट के हिसाब से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में करी गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 22 के ए में या फिर अनुच्छेद 21 ए में। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 के ए में दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ना निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की चर्चा करी गई है। बाकी दोस्तों इसके बारे में डिटेल जानते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करी गई है दोस्तों। और अनुच्छेद 21 ए भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा बार हमारी परीक्षा में हमें देखने के लिए मिला है। आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी 86वां संविधान संशोधन 2002 इसके तहत इस आर्टिकल को जोड़ा गया था। आप लोगों के लिए ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन या फिर 52वें संविधान संशोधन। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को ना मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1978 में दोस्तों। और इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 और आर्टिकल 19 के ए में यहाँ पर दोस्तों हमारा संपत्ति का अधिकार को रखा गया था। और इस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अब कानूनी अधिकार बनाकर दोस्तों अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ दिया गया था। तो दोस्तों आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है कि किस आर्टिकल में पहले था, तो अनुच्छेद 21 और 19 के ए में संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी दोस्तों, मौलिक अधिकारों में शामिल था, लेकिन इसे हटा दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और यहाँ से क्या कर दिया गया दोस्तों, इसे कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300 के ए में जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी इसे जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कितने प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई है? आपके ऑप्शन है दोस्तों 4, 5, 6 या फिर 7। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई है। अभी किन 5 प्रकार की रिटों को जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और ये पांचों रिट आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछी जाती है दोस्तों। क्या करता है हमारा एग्जामिनर, पूछता है कि कौन सी एक रिट सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करता है, और ऑप्शन में आपको 3 सही देता है और 1 गलत दे देता है। तो आपने पांचों को ही ध्यान में रखना है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालेख। तो दोस्तों आपने इन पांचों को ही ध्यान में रखना है। यदि पांचों ही रिट जो है दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है दोस्तों सरदार पटेल,
JL नेहरू, JB कृपलानी या फिर भीमराव अंबेडकर? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल दोस्तों मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों इसके बारे में एक डिटेल आप और जानिएगा कि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन मौलिक अधिकार की उप समिति, एक मौलिक अधिकार की दोस्तों उप समिति भी थी और इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कई बार क्या होता है, हम लोग मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष जानते हैं सरदार पटेल हैं, ये बेसिक सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं हम लोग कि ये प्रश्न पूछ लेता है मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष, और हम लोग दोस्तों इसे ज़्यादा पढ़े नहीं रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाए जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना कि उप समिति के अध्यक्ष कौन है, JB कृपलानी, जबकि समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। समान सिविल नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 48। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 के तहत दोस्तों समान सिविल नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा भारतीय संविधान में करी गई है। और आप सभी जानते होंगे दोस्तों हमारा उत्तराखंड भी इसको लागू कर रखा है, हमारे उत्तराखंड ने, और पूरे देश का दूसरा राज्य बना है। इसके बारे में डिटेल जानते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल नागरिक संहिता की चर्चा करी गई है दोस्तों, और समान सिविल नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य तो गोवा है और दूसरा राज्य हमारा उत्तराखंड है। तो आपने इन सभी तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। समान सिविल नागरिक संहिता से अभी हाईलाइटेड है, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 30 को, अनुच्छेद 1 को, अनुच्छेद 35 को या फिर अनुच्छेद 32 को? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 को दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अब इसके बारे में दोस्तों क्यों कहा गया है, जरा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं, आप सभी इस बात को जानते होंगे। अब क्यों कहते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, यानी हमारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होगा तो हम अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, और इसीलिए अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा होगा ना, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, और इसीलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। और यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण कौन सा अनुच्छेद करता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 51। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50 को दोस्तों कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण करने वाला अनुच्छेद माना जाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें हम लोग थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल जानते हैं। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 करता है। आप लोगों ने सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्यपालिका से तात्पर्य क्या है? कार्यपालिका का अर्थ यहाँ पर संसद से है, और न्यायपालिका से तात्पर्य यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से है, यानी कि संसद और सुप्रीम कोर्ट जो है एक दूसरे के कार्य में विघ्न नहीं डालेंगे दोस्तों, वो अपना अपने कार्य करते रहेंगे। तो इस प्रकार की चर्चा करी गई है अनुच्छेद 50 में। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों प्रधानमंत्री, संसद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल भी जान लेते हैं। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो दोस्तों आप सभी ने क्या क्या ध्यान में रखना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। बाकी दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो आप लोगों ने इन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी दोस्तों आप सभी के लिए एक प्रश्न है, आप सभी ने यह बताना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत है, यानी कि उसके बाद उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के करी गई है। यह आप लोगों के लिए प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने मत से पास किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं एक चौथाई बहुमत से, दो तिहाई बहुमत से, दो चौथाई बहुमत से या फिर तीन चौथाई बहुमत से। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो तिहाई बहुमत से दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग पास किया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग दो तिहाई बहुमत से पास किया जाता है, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना चाहिए। बाकी दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, तो दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत। बाकी दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता कौन है, तो संसद लगाती है, आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों उन्हें 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगाने वाले हैं। तो आपको अगर कोई भी अपने बारे में सफाई देनी है या फिर अपने लिए कोई तैयारी करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। दोस्तों 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। आप लोगों ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आप लोग ये भी बताइएगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन से सदन भाग लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह या फिर लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई दोस्तों प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। अब एक गैर कांग्रेसी पीएम का मतलब क्या था दोस्तों, इससे पहले दोस्तों इनसे जो पहले के प्रधानमंत्री थे वो सभी कांग्रेस पार्टी के ही चुने जा रहे थे। दोस्तों आप सभी जानते होंगे उस समय कांग्रेस पार्टी का खूब दबदबा था और भारत के आज़ाद होने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य सभी के सभी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा पुरजोर मतलब कि अंग्रेजों का भी विरोध किया था। उसके अलावा दोस्तों इन सभी की उस समय अच्छी खासी पकड़ थी, तो दोस्तों इस वजह से कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री में देखने के लिए मिलते थे। लेकिन दोस्तों मोरारजी देसाई जब आए थे तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे, मतलब उस समय पे किसी दूसरी पार्टी के चुने गए थे। जनता पार्टी उस पार्टी का नाम था दोस्तों और इसके पीएम चुने गए थे। बाकी दोस्तों इसके बारे में डिटेल जानते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे दोस्तों जनता पार्टी के। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह भी मोरारजी देसाई थे। इसके अलावा दोस्तों कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न प्रधानमंत्रियों से, तो दोस्तों पहले कार्यवाहक यानी कि टेम्परेरी प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा दोस्तों चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा में भाग नहीं लिया। लगभग दोस्तों 1.5 साल तक ये इस पद पर रहे थे लेकिन इन्होंने कभी भी लोकसभा में भाग नहीं लिया। इनके बारे में भी मैं आपको आगे जब पॉलिटी कराऊंगा तो आपको डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 338 का ए या फिर अनुच्छेद 339। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 340 के तहत दोस्तों ओबीसी आयोग की चर्चा करी गई है। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी आयोग की चर्चा करी गई है। इसके अलावा दोस्तों जो आयोग पूछे जाते हैं हमसे कि किस अनुच्छेद में है, वो है दोस्तों एक एससी आयोग जो कि दोस्तों अनुच्छेद 338 में इसकी चर्चा करी गई है, और दूसरा है दोस्तों एसटी आयोग जिसकी चर्चा अनुच्छेद 338 के ए में करी गई है। दोस्तों आप सभी ने इसको बिल्कुल क्रम से याद रखना है। देखिए दोस्तों आप सबसे पहले याद रखेंगे आर्टिकल 338, उसमें आपने ध्यान रखना है एससी आयोग। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे आर्टिकल 338 का ए जिसमें है आपका एसटी आयोग, और उसके बाद दोस्तों 340 आर्टिकल है, आर्टिकल 340 जिसमें आपके ओबीसी आयोग की चर्चा करी गई है। आप लोगों ने इन तीनों को ही ध्यान में रखना है। ये तीनों ही आयोग दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपके ऑप्शन हैं 47, 41, 84 या फिर 79। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के लिए दोस्तों लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है। बाकी इसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को डिटेल बताई हुई है, जैसे कि आपके साथ मैं भी डिस्कस करने वाला हूं कि लोकसभा की कुल 552 सीटों में से 131 सीटें दोस्तों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोकसभा की कुल सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए आरक्षित है। दोस्तों 131 सीटें जनजातियों और जातियों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे कभी डिटेल में पूछा जाए कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीट कितनी है, तो दोस्तों 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीट है।
जबकि दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 84 यानी 84 है। आप लोगों ने इन सभी को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों, कई ज़्यादा बार परीक्षा में हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी दोस्तों आप सभी लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके लिए पॉलिटी की क्लास हो गया, इसके अलावा जो मैं आपके लोगों के लिए जीके जीएस के लगातार वीडियोस देते जा रहा हूँ, आप सभी के सभी इन वीडियोस को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ ना, तो वो आप लोगों को हेल्प जरूर पहुँचाएंगे। बस दोस्तों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अगर भी चैनल पर आते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 360। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों किसी भी राज्य में हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्यों लगाएंगे किसी भी राज्य में हम लोग राष्ट्रपति शासन? क्या होता है दोस्तों, देखिए किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, यानी कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर वहाँ के राज्यपाल ने वहाँ जो कानून प्रक्रिया है वो सही प्रकार से नहीं चल रही है, इस प्रकार का एक जो पत्र है वो राष्ट्रपति को भेजा है और इस प्रकार से राष्ट्रपति ने क्या करा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया है। बाकी दोस्तों ये जो राष्ट्रपति शासन है इसे हम लोग राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी इसे कहते हैं। तो दोस्तों कभी अगर राष्ट्रपति शासन की जगह इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आप लोग समझ जाना कि ये राष्ट्रपति शासन के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितने महीने होती है, ये प्रश्न कई ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो शासन होता है दोस्तों स्टार्टिंग में सिर्फ 6 महीने के लिए ही होता है, मगर इसे दोस्तों 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसे मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 या फिर 28 जनवरी 1950। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना करी गई थी। अब दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते होंगे इलेक्शन कमीशन से कई ज़्यादा बार हमारी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इसके बारे में हम लोग दोस्तों डिटेल जान लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में करी गई है अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीय निर्वाचन आयोग की चर्चा दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में करी गई है। अब देखिए दोस्तों आप सभी सिर्फ भारतीय निर्वाचन आयोग ही ध्यान में रखना, चुनाव आयोग भी इसे कहते हैं। तो कभी अगर चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी पूछ ले, या फिर चुनाव आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय चुनाव आयोग ये सभी एक ही नाम है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 324 में इसकी चर्चा करी गई है। एक प्रश्न पूछा आता है दोस्तों कि निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय आयोग है? तो दोस्तों वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है। लेकिन क्या दोस्तों जब ये बना था तब 3 सदस्यीय आयोग था? नहीं दोस्तों, जिस समय भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी उस समय पर यह 1 सदस्य वाला आयोग था। परंतु दोस्तों अक्टूबर 1993 में, आप लोग इस डेट को जरूर ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 1993 में दोस्तों निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग को 1 सदस्यीय आयोग से 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया था? तो अक्टूबर 1993 में। बाकी दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार वरीयता क्रम क्या होगा? अब देखिए दोस्तों इसमें आप लोगों ने बताना है ना कि सबसे ऊपर कौन होते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, उसके बाद बड़ी कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों के ऑप्शन है। मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा लेना है। मैं इसमें आप लोगों को इसका राइट आंसर बता देता हूँ दोस्तों। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जो सबसे ऊपर है वो है राष्ट्रपति, उसके बाद दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद है, उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद राज्यपाल हैं, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं और फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों ये 6 क्रम आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये 6 पोस्ट दोस्तों सबसे ऊपर है हमारे भारत के संविधान के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल लास्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को कई सारी पॉलिटी की वीडियोस और प्रोवाइड करवाऊंगा। और एक वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं जल्द ही, जिसमें मैं आपको 1 से लेकर के आर्टिकल 395 तक बिल्कुल मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा और ट्रिक के माध्यम से मैं दोस्तों आप लोगों को करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? आपके ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति,
बलवंत राय मेहता समिति या फिर LM सिंघवी समिति। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। दोस्तों संसद की सबसे पुरानी समिति है, आप लोगों ने इसे ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं। संसद की सबसे पुरानी समिति दोस्तों लोक लेखा समिति है, जिसकी स्थापना वर्ष 1921 में 1921 में करी गई थी। बाकी दोस्तों जो इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 है, जिसमें से दोस्तों 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। दोस्तों आप लोग लोक लेखा समिति के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोग एक तथ्य और ध्यान रख सकते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में, कि संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। अब देखिए दोस्तों दोनों में डिफरेंस समझना। संसद की सबसे पुरानी समिति तो लोक लेखा समिति है, लेकिन दोस्तों संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, जिसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1950 में करी गई थी। और इसमें जो दोस्तों सदस्यों की संख्या है वह 30 है, 30 दोस्तों इसमें सदस्यों की संख्या है, और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से ही चुने जाते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आप लोगों से बीच बीच में कुछ प्रश्न भी पूछे हैं, और उसके जवाब भी आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपको आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।